हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 2 का रूल 4 और 5 के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑर्डर 2 का रूल 4 और 5 है वो बात कर रहा है जॉइंडर ऑफ क्लेम्स के बारे में। देखिए, जॉइंडर ऑफ क्लेम्स का मतलब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जॉइंडर ऑफ क्लेम्स का मतलब है कि जहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो अपने सूट के अंदर जो वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, जो वो सूट डाल रहा है, जो वाद डाल रहा है, उसके अंदर वो एक से ज़्यादा क्लेम मांगता है तो उसे जॉइंडर ऑफ क्लेम्स कहा जाता है। तो अगर प्लेंटिफ जो है कोई भी सूट डाल रहा है, कोई भी केस जो है वो दाखिल कर रहा है, वाद दाखिल कर रहा है, वो अपने उस वाद में, उस सूट में एक से ज़्यादा क्लेम जो है वो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जो ए है वो बी के घर में रहता है रेंट पर। बी कौन हुआ? बी उस घर का मालिक है, ए टेनेंट है, ए जो है रेंट पर बी के घर में रहता है। अब ए ने जो बी का जो घर में रह रहा है बी के रेंट पर, उसने 1 साल से बी का रेंट नहीं दिया, किराया है उस घर का वो नहीं दिया। तो बी जो है वो ए के ऊपर सूट करता है, केस करता है कि उसे ए से जो है किराया दिलाया जाए। ये चीज़ क्लेम कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? दूसरा ये भी कह सकता है बी कि ए को ए से किराया दिलाया जाए जो 1 साल का रह गया है, और ए को मेरे घर से निकाला जाए। इजेक्शन से रिलेटेड, इजेक्ट करने के लिए रिलेटेड भी वो क्लेम मांग सकता है। तो ये दोनों क्लेम, क्योंकि जॉइंडर ऑफ क्लेम का एक से ज़्यादा क्लेम मांगना, एक से ज़्यादा क्लेम करना एक ही सूट के अंदर, तो ये भी कर सकता है। पर देखिए, जो रूल 4 है एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। रूल 4 ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड अगर कोई सूट डाल रहा है, तो उस केस में वो पर्सन, वो प्लेंटिफ कोर्ट की परमिशन के बिना कोई और क्लेम नहीं फाइल कर सकता, कोई और क्लेम नहीं डाल सकता, कोई और क्लेम जो है उसमें ऐड नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड कर रहा है तो सिर्फ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड ही सिर्फ क्लेम वो मांगेगा, उसकी रिकवरी के लिए ही कहेगा। कुछ और अपनी तरफ से कोई ऐड ऑन, मतलब कि उसमें ऐड करके ज्वाइन करके कोई दूसरा क्लेम वो नहीं मांग सकता जब तक कि वो कोर्ट की परमिशन ना ले ले। पर देखिए, इसमें एक्सेप्ट लिखा है, इसमें एक्सेप्शन है कि 3 चीज़ों को छोड़कर। कहने का मतलब है कि ये 3 चीज़ें जो अभी मैं बताऊंगा आपको, ये 3 चीज़ें वो मांग सकता है। पर इन तीनों से अलावा अगर वो सूट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड कर रहा है, तो अगर कोई और क्लेम वो ऐड करना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 चीज़ कौन कौन सी हैं जिसके लिए उसको कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड अगर सूट डाल रहा है तो उसमें वो ज्वाइन कर सकता है ये क्लेम। पहला, एसने प्रॉफिट से रिलेटेड, या इसे मीन्स प्रॉफिट भी कहा जाता है, या फिर एरियर ऑफ रेंट, उस प्रॉपर्टी का जो, या उस प्रॉपर्टी के किसी पार्ट पर जो रेंट है वो बकाया रह गया है, उससे रिलेटेड। दूसरा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके किसी पार्ट से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी के किसी पार्ट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से, संविदा भंग होने की वजह से तो उसे डैमेजेस हुए हैं, जो उसे नुकसान हुआ है, उस नुकसान के कंपनसेशन के लिए, उस नुकसान की भरपाई के लिए वो इस क्लेम को भी ज्वाइन कर सकता है, इसके साथ रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तीसरा क्या है? वो रिलीफ जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पर बेस हो। जिस कॉज ऑफ एक्शन की वजह से उसने वो डाला है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट, अगर उसी कॉज ऑफ एक्शन पर, वाद हेतुक पर वो कोई दूसरा अनुतोष या रिलीफ ले सकता है तो वो उसे भी क्लेम कर सकता है। 3 चीज़ें हैं जिसके लिए उसे कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो कोई सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड डाल रहा है। अब बात करते हैं रूल 5 की। तो ऑर्डर 2 का जो रूल 5 है वो 3 तरह के पर्सनों की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर
और हायर्स। इन 3 तरह के पर्सनों की बात कर रहा है। अगर कोई पर्सन वो एग्जीक्यूटर है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर वो हायर्स है, हिंदी में कहेंगे निष्पादक, प्रशासक या वारिस। इन तीनों के बारे में बात कर रहा है कि इन तीनों के द्वारा कोई सूट किया जा रहा है या इन तीनों पर अगर कोई सूट किया जा रहा है, या तो ये तीनों पर्सन जो हैं इसी पर सूट कर रहे हैं या फिर इन तीनों पर सूट हो रहा है, कोई दूसरा पर्सन कर रहा है। तो उन दोनों ही केस में इन तीनों टाइप के लोगों का अगर कोई पर्सनल क्लेम है, इसे बहुत बारीकी से समझिए, अगर इन तीनों टाइप के लोगों का कोई पर्सनल क्लेम है तो उस क्लेम को जिस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ये हैं उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब इनके पर्सनल क्लेम को, कैपेसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस क्लेम के साथ जो है उस क्लेम को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सपोज़ करिए कोई बिजनेस करता है, या उसकी सपोज़ कर लीजिए एक कोई कंपनी है, ए कोई बिजनेस करता है, उसकी कोई कंपनी है, बी जो है वो उस कंपनी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। वो कंपनी का मालिक कौन है? ए है। बी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, प्रशासक के रूप में, प्रशासक की कैपेसिटी में वहाँ पर काम करता है, मतलब रेख देख करता है, वो संचालन करता है कंपनी का। तो अगर बी पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में, जो प्रशासक कैपेसिटी में है, रहते हुए वो कोई पर्सन उसके ऊपर सूट फाइल करता है, या फिर बी जो है किसी पर्सन के ऊपर उस कैपेसिटी में, एडमिनिस्ट्रेटर कैपेसिटी में रहते हुए किसी पर्सन पर सूट फाइल करता है, तो उसको, अब इसको सेपरेट कर दीजिए। अब सपोज़ करिए कि बी का कोई घर है, अब वो घर उसने रेंट पर दे रखा है। अब उसमें जो घर में जो टेनेंट रहता है, उस किराएदार रहता है, उसने उसको किराया नहीं दिया। ये जो क्लेम होगा ये पर्सनली तौर पे होगा, क्योंकि इसका कंपनी से उससे मतलब नहीं है कोई भी, इसका वो एडमिनिस्ट्रेटर है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सनल कैपेसिटी में ये क्लेम या ये सूट जो है, या इस चीज़ से रिलेटेड अगर वो डालेगा या उस पर होगा, या उसकी कोई लड़ाई हो जाती है वाइफ से या किसी और पर्सन से, या फिर वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई फोर्जरी करता है, कोई 420 करता है, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, जो भी वो पर्सनल कैपेसिटी में करेगा, उसको, उस क्लेम को जो है नहीं किया जाएगा। किसके साथ? जो एडमिनिस्ट्रेटर कैपेसिटी में उसने किया है या उस पर हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर कैपेसिटी में सूट अलग चलेगा और जो पर्सनल कैपेसिटी है उसका सूट अलग चलेगा। तो दोनों क्लेम है उनको एक ही सूट के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी तरह एग्जीक्यूटर में है, इसी तरह हायर्स में है। सिर्फ 2, देखिए जनरल प्रिंसिपल तो ये हुआ कि वो पर्सन जिस कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई क्लेम है और उस पर्सन की पर्सनल कोई क्लेम है, तो उन दोनों क्लेमों को आपस में मतलब कि ज्वाइन नहीं किया जाएगा, मतलब एक साथ जोड़ा नहीं जाएगा। दोनों के लिए सेपरेट सूट ही डाला जाएगा, अलग अलग क्लेम ही किया जाएगा। मतलब अगर वो पर्सन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हायर्स मतलब कि कैपेसिटी में इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे जो रिलेटेड क्लेम है उसके लिए सेपरेट सूट डलेगा। उस पर्सन का अगर कोई पर्सनल क्लेम है तो उसके लिए वो अलग सूट डालेगा, सेपरेट सूट डालेगा। पर इसके 2 एक्सेप्शन हैं। 2 कौन से एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन ये है कि वो पर्सन जिस स्टेट, जिस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पर्सनल क्लेम उसी प्रॉपर्टी से, उसी स्टेट से अराइज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और जो दूसरा एक्सेप्शन है, दूसरा अपवाद है, वो ये हो सकता है कि वो पर्सन जॉइंटली एंटाइटल्ड हो, मतलब हकदार हो, या फिर लाइबल हो, मतलब दायित्व बनता हो उसका उस क्लेम के लिए। किसके साथ जॉइंटली? उस पर्सन के साथ, उस डिजीज्ड पर्सन के साथ जिसको वह रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। सपोज करिए ए एक पर्सन है जिसके 2 बेटे हैं, बी और सी। ए क्या करता है? अपने बड़े बेटे के साथ, जो बी है, उसके साथ जॉइंटली एक प्लॉट खरीदता है 100 गज का, मतलब आधे पैसे ए डालता है और आधे पैसे बी डालता है। दोनों मिलकर एक 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं
उसके 50% का जो मालिक हुआ वो ए हुआ, 50% का मालिक बी हुआ। दोनों आपस में मिलकर जो है उस घर को मतलब 100 गज की ज़मीन पर घर बनाते हैं। जब वो घर बन जाता है तो डी एक थर्ड पर्सन है जो कि उस घर पर आकर अपना कब्ज़ा कर लेता है लीगल तरीके से। जो ए है उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस केस में जो बी है वो डी के ख़िलाफ़ जो है एज ए हायर्स के रूप में भी, क्योंकि वो इसका वारिस था ए का जिसकी मृत्यु हो गई है, और वैसे भी बी जो है पर्सनली तौर पर भी उस घर में 50% का मालिक है। जो बी है वो दोनों ही क्लेमों को आपस में ज्वाइन कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 50% का तो मालिक है ही, जो लेफ़्ट बचा है, जो 50% जो बचा है उसमें भी वो 25% का मालिक है, क्योंकि 25% का मालिक बी हुआ और 25% का मालिक क्या हुआ, सी हुआ। तो इन दोनों ही क्लेमों को वो एक साथ एक ही सूट के अंदर डाल सकता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज़ करिए ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूम पे बी के लिए काम कर रहा है। बी जो है वो ए से ये कहता है कि उसकी जो 1000 गज ज़मीन है उसको रेंट पर दे दे। अब ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहा है बी के लिए। अब ए उस ज़मीन को, जो 1000 गज ज़मीन है उसमें से जो 800 गज ज़मीन है वो ज़मीन सी और डी को रेंट पर दे देता है 1 साल के लिए, और उसमें से 200 गज ज़मीन जो है पर्सनल तौर पे बी से कह के खुद रेंट पर ले लेता है 2 साल के लिए। अब सी डी क्या करते हैं, 1 साल पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद भी उस ज़मीन पर जो है अपना कब्ज़ा रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं है, खाली नहीं करते हैं और ना ही रेंट देते हैं, बल्कि जो उस 800 गज ज़मीन जो उनको रेंट पर दी थी उसके साथ में जो 200 गज ज़मीन जो ए ने रेंट पर ली थी बी से पर्सनल तौर पे, उस पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं। तो पूरी टोटल 1000 गज ज़मीन पर सी और डी जो हैं वो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो पर्सनल तौर पे भी क्लेम कर सूट कर सकता है सी और डी पे, और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी करेगा कि 200 गज ज़मीन उसने खुद रेंट पे ले रखी है, तो उसके लिए वो पर्सनल क्लेम हो गया उसी इस्टेट से जिसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 800 गज जो ज़मीन है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वो सूट फाइल करेगा सी और डी पे। तो इन दोनों क्लेम को वो एक ही सूट के अंदर जो है मेंशन कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों रूल। तो इसके अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।